हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का जो फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल, जिसको प्रोज सेक्शन में काउंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट बुक है। चैप्टर आपका रहेगा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको, यदि आप इस पर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाना चाहते हो, इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा। इंटेंशनली, वॉचफुली और कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। और इसको वॉच करने के बाद यदि आपको लगता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप पर बन गई है, आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं आपके फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर के मेन पॉइंट्स पर डिस्कस होगा। दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 6 फेजेस। स्टोरी को 6 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स देखिएगा, अब इतना कुछ मैटर लिखकर तैयार करना इतना ईजी नहीं होता है। यानी कि मेन पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं और कितने फेज़ में इसको डिवाइड किया गया है वो भी राइट डाउन किया गया है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी राइट डाउन किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको खाली मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स पर भी मैं इस वीडियो को ख़त्म कर सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स जो इतने एफर्ट्स लगाए जाते हैं ये स्पेशली फॉर योर फैसिलिटी के लिए होता है कि स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रहे, किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ना रहे कि कोई पॉइंट ऐसा हो कि इसको समझ ना आए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, काफ़ी सोरो, काफ़ी सैड फील होता है इस चीज़ से मुझे, कि स्टूडेंट्स कमेंट करने में भी काफ़ी संकोच करते, काफ़ी सोचना पड़ता है। जब टीचर्स इतने एफर्ट्स लगाते हैं एक चैप्टर को इजी करने के लिए, वो इतना कुछ राइट डाउन कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, तो एक स्टूडेंट्स का भी ड्यूटी बनता है कि वो उसके रिस्पॉन्स में कम से कम कमेंट्स तो कर ही सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि देखिएगा, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो टीचर को ये पता नहीं होता आपको कितना आप समझाया, कितना नहीं समझाया है। तो टीचर भी रिस्पॉन्स चाहता है कि आपके बिहाफ पर रिस्पॉन्स मिले कि आपने कितना समझा है। तो कमेंट बॉक्स में यदि आप येस या नो लिख देते हो कि यदि समझ आता है तो आप येस उसमें राइट डाउन कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, आपको समझ आता है तो सिर्फ येस लिखिएगा ताकि टीचर भी सेटिस्फाई हो कि हाँ उनको समझ आया है और नेक्स्ट वीडियो के लिए वो एफर्ट्स लगा सके। जब आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो टीचर का कॉन्फिडेंस भी डाउन जाता है कि बच्चे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ इसको पढ़कर कमेंट्स ही करना है स्टूडेंट्स, और उसमें भी इतना संकोच करते हो, इट इज़ बैड, ये बहुत बुरी बात है। प्लीज स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट पर आते हैं। अब ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पिक्चर, पेंटिंग को बोलते हैं, तस्वीर को बोलते हैं। एक लेडी की पिक्चर से रिलेट ये बात की गई है। इसके टाइटल से आपको क्या समझ आता है, एक लेडी की तस्वीर या पिक्चर। इसको लिखा किसने, खुशवंत सिंह ने, और ही वॉज बोर्न इन 1915 एंड डेड 2014। खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था स्टूडेंट्स 1915 में और इनकी डेथ हुई थी 2014 में। The whole story is based on the real experiences of the author खुशवंत सिंह and the pious relation of the author with his grandmother। देखिएगा, समरी पर, डिटेल्ड समरी पर डिस्कस करने से पहले मैंने इस स्टोरी को 6 फेजेस में बांटा है। वो 6 फेजेस पढ़ने के बाद फिर डिटेल्ड समरी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। तो देखिएगा, फर्स्ट फेज पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को, इस चैप्टर पर डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। ये जो स्टोरी है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी एक आत्मकथा को बोला जाता है, यानी कि एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें कोई भी क्रिएटर जो होता है, राइटर जो होता है, ऑथर जो भी है, वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है, जिसमें जो ये ऑथर है अपने चाइल्डहुड टाइम की बात करता है, अपने बचपन की बातें कर रहा है। और जब ये अपनी ग्रैंड मदर के पास रहता था, स्कूल जाता था, इसकी दादी माँ इसको तैयार करती थी स्कूल के लिए, इसको खाना खिलाती थी, तो वो सारे जो भी गोल्डन मेमोरीज है उनको, वो जो एक्सपीरियंस है उनको ये शेयर कर रहा है इस स्टोरी के माध्यम से। सो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। फेज 1 की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंडफादर का ये डिस्क्रिप्शन करता है, इसके बारे में बताता है, इसका वर्णन करता है। यानी कि जब ये ऑथर बच्चा था तो ये बता रहा है कि उस समय ड्राइंग रूम में मेंटल पीस होता है अंगीठी, उसके ऊपर एक तस्वीर लगी होती थी, एक जो तस्वीर पेंटिंग जो होती थी वो हैंगिंग कर रही होती थी, लटक रही होती थी। तो वो पेंटिंग जो थी वो इसके फादर की थी, और उस पेंटिंग में इसके फादर काफ़ी एज्ड दिखते थे, यानी कि वो टर्बन पहने हुए हैं, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं, और स्टूडेंट्स काफ़ी लंबी वाइट बियर्ड उनके दादाजी की उसमें फोटो में दिखाई देती थी, जो कि उसकी चेस्ट का जो आधे ज़्यादा हिस्सा कवर किए हुए थी।
तो उसके बारे में बता रहा है। और वो जो ये ऑथर है स्टूडेंट्स, ये अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहा है, और उसकी जो ग्रैंड मदर है स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में क्या बताता है कि वो ऐसी दिखती थी, इतनी ज़्यादा एज्ड थी वो, कि उसको लगता नहीं था कि ये कभी अपनी ज़िंदगी में कभी ये प्रेटी रही है, कभी किसी की वाइफ भी रही है, ये सुंदर भी रही है। तो ऐसा उसको लगता नहीं था उनकी एज को देखकर। और दादाजी और दादी जी की जो उनकी एज को वो नोटिस करता था। दादाजी तो एक्सपायर हो चुके थे, उनका फ़ोटो लगा हुआ था, और दादी जो थी उनकी जीवित थी, जिसके साथ उन्हें अपना बचपन स्पेंड किया। तो दादाजी को देखकर भी उनको यही लगता था कि शुरू से ही बहुत सारे पोते पोतियों के दादाजी रहे हैं, बहुत सारे इनके ग्रैंड चिल्ड्रन रहे हैं। और दादी अम्मा जो थी उनके बारे में भी यही सोचता था कि वो इतनी एज थी, उसको नहीं लगता था कि कभी ये काफ़ी सुंदर रही होगी या किसी की वाइफ भी रही है, तो उनको ऐसा लगता नहीं था। तो इस प्रकार की वो बातें करता है। तो बोथ वर्क टुगेदर, यानी कि दोनों इकट्ठे ही रहे, यानी कि दादी और जो ये ऑथर है दोनों ने इकट्ठा ही टाइम स्पेंड किया, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे वो शहर चले जाते हैं वेल सेटल्ड होने के लिए, और उस दौरान दादी जो है उसका ध्यान करती है, उसको ड्रेसअप करती है, उसको गेटअप करती है, स्कूल के लिए तैयार करती है। तो सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दादी की होती है। मेड हिम रेडी फॉर स्कूल, उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। स्पेंड टाइम इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स, यानी कि दादी जो अपना टाइम स्पेंड करती है रीडिंग पढ़ने में, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है कि वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है, वो काफ़ी रिलीजियस लेडी है। फेड द विलीज डॉग्स, देखिएगा ये फीड का सेकंड फॉर्म है। फीड यदि नाउन के रूप में काम करता है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है भोजन या चारा, और यदि ये वर्ब के रूप में काम करता है इसका मतलब होता है खिलाना। तो फीड का सेकंड फॉर्म फेड द विलीज डॉग्स। और दादी जो है जब स्कूल जाती है उस बच्चे को लेकर, अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेकर, ग्रैंड सन को लेकर, तो वहाँ पर रास्ते में जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको वो भोजन कराती है गाँव की गलियों में जो उनको मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फेज़ 2 की हम बात करते हैं। टर्निंग पॉइंट सेम रूम, यानी कि टर्निंग पॉइंट, अब ये टर्निंग पॉइंट क्यों लिखेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी स्टोरी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक बदलाव आता है। यानी कि अभी तो वो विलेज में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, ऑथर जो है दादी अम्मा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, स्कूल जाता था, लेकिन अभी जो है उनके पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा फर्स्ट फेज में कि पेरेंट्स जो है वेल सेटल्ड होने चले गए थे शहर में, तो अब तक वो वहाँ पर वेल सेटल्ड हो चुके हैं शहर में, और वो दादी और अपने बच्चे को वहाँ बुला लेते हैं शहर में। तो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। अब जो विलेज का जो लाइफ स्टाइल था उनका वो बदल जाता है, वो शहर में जा रहे हैं। सेम रूम, लेकिन अभी भी वो सेम रूम ही शेयर करते हैं, एक ही रूम में दादी और उसका ग्रैंडसन जो है रहते हैं। इंग्लिश स्कूल, अब जो वो चाइल्ड है यानी कि तो ऑथर है जो, वो अब इंग्लिश स्कूल में जाता है। पहले तो वो वहाँ टेम्पल, एक छोटा सा स्कूल था जहाँ वो टेम्पल से अटैच था, तो दादी माँ वहाँ स्क्रिप्चर पढ़ती थी, प्रेयर करती थी, और वहाँ वो बच्चा जो है अल्फ़ाबेट जो है वो रिसाइट करता था। तो लेकिन अब वो इंग्लिश स्कूल में जाता है, मोटर बस से जाता है, राइट। नो डॉग्स, अब शहर में कोई डॉग्स भी नहीं है, जैसे कि वहाँ वो डॉग्स को स्टेल चपाती जो खिलाती थी, लेकिन शहर में डॉग्स नहीं है। डॉग्स वर रिप्लेस्ड विद स्पैरोज, अब जो डॉग्स हैं वो रिप्लेस हो गए स्पैरोज के साथ। यानी कहने का मतलब ये है कि गांव में तो डॉग्स को भोजन कराती थी वो, यानी कि स्टील चपाती खिलाती थी, लेकिन अब शहर में डॉग्स नहीं है तो स्पैरो, चिड़ियों को वो खाना खिलाती है। टॉट म्यूजिक एंड साइंस, और अब उसको ऑथर को पढ़ाया जा रहा है, म्यूजिक के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो कि म्यूजिक जो है दादी की साइट में अच्छा नहीं मानती दादी उसको। दादी मानती है कि ये जो बैगर्स होते हैं या फिर लो कास्ट वाले जो पर्सन होते हैं, हार्लॉट्स जो होते हैं, उन्हीं के लिए बना है, यानी कि अपर कास्ट के लिए, जेंटल पर्सन के लिए म्यूजिक नहीं होता है। एंड साइंस, और उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो साइंस भी पढ़ाई जा रही है, म्यूजिक भी पढ़ाया जा रहा है। ना तो म्यूजिक को पसंद करती है दादी, ना ही साइंस को पसंद करती है। जब वो पूछती है अपने ग्रैंड सन से कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वो बताता है कि उसको साइंस के वर्ड सिखाए जा रहे हैं, इंग्लिश वर्ड सिखाए जा रहे हैं, आर्कमेटिक्स प्रिंसिपल बताया जा रहा है, अर्थ बिंग राउंड, ये सारी चीज़ें उसको बताई जा रही थी। तो दादी जी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब, दादी माँ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है कि उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो भी दादी के बियॉन्ड है, दादी उसको सही नहीं मानती है, और जो म्यूजिक सिखाया जा रहा है वो भी दादी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। फेज 3 पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये जो फेजेस आप पढ़ रहे हो ये पूरी स्टोरी का जिस्ट है, इसके बाद स्टोरी में कुछ बचता नहीं है। वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाता है अपनी हायर स्टडी के लिए, सेपरेट रूम, उस समय उनका जो रूम है वो सेपरेट हो जाता है, दादी को अलग कमरा मिलता है और जो उसका ग्रैंडसन है उसको अलग रूम दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, यानी कि जो उन दोनों के बीच में कॉमन लिंक था दोस्ती का वो स्नैप्ड हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। स्नैप्ड वैसे झपटना होता है, तो उनका जो एक साझी कड़ी थी जो दोस्ती की, जो वो गांव से लेकर शहर तक बनी हुई थी, अब जो ऑथर बड़ा हो गया है, यूनिवर्सिटी जाने लगा है, तो वो एक साझी जो दोस्ती थी, मित्रता थी, एक जो पायस रिलेशन था वो स्नैप हो गया, टूट गया। ग्रैंड मदर एक्सेप्ट्स हर लॉनलीनेस, यानी कि दादी माँ अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेती है। डिड नॉट गिव अवे फॉर स्पिनिंग व्हील, यानी कि अब वो चरखे पर ही काम करती है, चरखे को ही
क्या है, स्पिन का मतलब होता है घुमाती रहती है, चरखा काटती रहती है, उससे दूर वो नहीं जाती है। फेड स्पैरोज और चिड़ियों को वो खाना खिलाती है। अब उसका टाइम स्पेंड करने का तरीका यही बन गया है कि चरखे पर काम करना और चिड़ियों को खाना खिलाना, क्योंकि अब ऑथर बड़ा हो गया है, उसके साथ वो कम ही टाइम स्पेंड करती है। देखिएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ पेज। ग्रैंड मदर केम एट द रेलवे स्टेशन। ग्रैंड मदर अब रेलवे स्टेशन पर आती है उसको छोड़ने के लिए, यानी कि जो ऑथर है वो एब्रॉड जा रहा है 5 ईयर्स के लिए अपनी हायर एजुकेशन के लिए। तो वहाँ अब उसको लगता है ऑथर को कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो उसके बिना नहीं रह पाएगी और वो काफ़ी उसको मिस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दादी माँ उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है, सी ऑफ करने के लिए आती है। काम एंड कंपोज, वो काफ़ी शांत रहती है, ये एडजेक्टिव है। काम एंड कंपोज भी एडजेक्टिव है। कंपोज का मतलब होता है शांत चित, ओके। तो वो काफ़ी शांत रहती है, काफ़ी पीस उसको वो महसूस करती है माइंड के लेवल पर। तो उसमें कोई इस तरह की परेशानी उसको दिखाई नहीं देती ऑथर को दादी के चेहरे पर कि वो उसके जाने से काफ़ी परेशान हो, बिल्कुल नहीं ऐसा है। वो काफ़ी शांत है और शांत चित उसका है। किस द फोरहेड, और दादी जो है ऑथर के माथे पर फोरहेड पर किस करती है। ऑथर वेंट एब्रॉड, ऑथर जो है विदेश चला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एब्रॉड यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि वैन, वेयर, वाई, हाउ का जो आंसर होता है वो एडवर्ब होता है, यानी कि कहाँ गया, एब्रॉड। तो कहाँ का आंसर आ रहा है, एब्रॉड, तो ये एडवर्ब है। ऑथर डाउटफुल ऑफ एवर मीटिंग अगेन, यानी कि ऑथर काफ़ी डाउट में रहता है ऑफ एवर मीटिंग अगेन, यानी कि जो मुलाकात उसकी होने वाली है दादी अम्मा से वहाँ से आने के बाद, तो उनके लिए वो काफ़ी डाउटफुल है कि दादी अम्मा उस समय तक जीवित रहेंगी नहीं रहेंगी, किस प्रकार से क्या रहेगा। तो ये इसमें रहता है स्टूडेंट्स, ओके। फेज फिफ्थ पर डिस्कस करते हैं। केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल की स्टडी के बाद अब्रॉड में अब लेखक जो है, ऑथर जो है, वो वापस आता है। ग्रैंड मदर अनचेंज, दादी माँ अब भी यूं की यूं है, बिल्कुल नहीं बदली है। उनकी एज में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक दिन भी और बूढ़ी दिखाई नहीं देती है। इन द इवनिंग, शाम में, सी कलेक्टेड वीमेन, वो महिलाओं को इकट्ठा करती है। ऑफ द नेबरहुड, यानी कि जो आस पड़ोस की जो महिलाएं उनको इकट्ठा कर लेती है। सैंग सॉन्ग्स, और गीत गाती है। ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, वॉरियर्स होता है योद्धा, जैसे कि पहले के टाइम पर हिस्ट्री में हम सुनते हैं कि जो योद्धा युद्ध जीत कर जब वापस लौटते थे तो उनकी खुशी में जो बहादुरी से भरे हुए सॉन्ग्स जो है गुनगुनाए जाते थे, गीत गाए जाते थे। तो अपने जो ग्रैंडसन के वापस आने पर वो वॉरियर्स के जब लौटने पर जो गीत गाए जाते थे वो गीत वो गा रही है। कॉट माइल्ड फीवर, दादी को हल्का सा बुखार हो जाता है। ओनली वांटेड टू प्रे, और डॉक्टर कहता है कि अब इनको हल्का सा बुखार है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओनली वांटेड टू प्रे, अब दादी केवल प्रे करना चाहती है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा टायर्ड फील करती हैं कि वो थक जाती है और बुखार उनको हो जाता है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर बोलता है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, माइल्ड फीवर है, जल्दी ये रिकवर हो जाएंगी। लेकिन दादी को कुछ और ही मंजूर था। दादी को इस बात का पता लग गया था कि हर एंड वॉज सो नियर। ओनली वांटेड टू प्रे, अब दादी अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, जो रिमेनिंग जो मोमेंट्स उनको खराब नहीं करना चाहती, वो केवल प्रे करना चाहती है। वाइल लेइंग ऑन बेड, यानी कि जो बेड पर लेटी हुई है। हर लिप्स स्टॉप, उसके जो लिप्स है, जो यानी कि वो लिप्सिंग कर रही थी, वो प्रेइंग कर रही थी, वो अब स्टॉप, बंद हो जाते हैं। रोजरी फेल डाउन, रोजरी माला जो थी वो फेल डाउन, गिर जाती है। यानी कि देखिएगा जो फेल स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें किसी ने गिराई नहीं है, वो खुद गिर गई, इसमें हैपनिंग सिचुएशन है। सी वॉज डेड, और वो मर गई। फेज 6 पर हम डिस्कस करते हैं। फ्यूनरल, यहाँ फ्यूनरल को दिखाया गया स्टूडेंट्स, यानी कि जो उनका अंतिम संस्कार होने वाला वो सिचुएशन में दिखाई जाएगी। फ्यूनरल, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज के, यानी कि हजारों की संख्या में चिड़िया, यानी कि बहुत सारी जो स्पैरोज थी वो वहाँ आ जाती हैं। मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज, देखिएगा आर यहाँ साइलेंट है, इससे पहले वाउल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट, तो आर साइलेंट होता है। मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, ऑफ स्पैरो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे चिड़ियों को काफ़ी दुख हो रहा है, वो काफ़ी सैड सोरो फील कर रही हैं और अपना जो है दुख वो जाहिर कर रही हैं। इग्नोर द ब्रेड कम्स, देखिएगा अब यहाँ बी साइलेंट, एम के बाद बी साइलेंट होता है, तो इसको क्रम्स बोला जाएगा। तो क्रम्स यानी कि रोटी के टुकड़े। अब जो है वो चिड़िया जो है वो टुकड़ों को इग्नोर करती है, यानी कि जो दादी अम्मा के ना रहने की वजह से जो ऑथर की मदर है उसको काफ़ी दुख होता है, और चिड़ियों का इस प्रकार से यानी कि अपना जो दुख सोरो जो है एक्सप्रेस करना, तो जो उसकी मदर है काफ़ी मेल्ट हो जाता है उनका हार्ट, और वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उनके सामने डाल देती है, लेकिन वो जो स्पैरोज थी वो इग्नोर करती है, वो अपना दुख शो कर रही है, वो कुछ नहीं खाती हैं। डिड नॉट चॉप एट ऑल, वो चहचाती भी नहीं है। स्वीपर कम्स एंड क्लीन्स द ब्रेड कम्स, तो स्वीपर जो है वो नेक्स्ट डे आता है और उनको टुकड़ों को वहाँ से उठा देता है, साफ कर देता है। यानी कि वो चिड़िया भी काफ़ी दुख जाहिर कर रही हैं, जब दादी नहीं रही है तो वो चिड़िया काफ़ी शोर एक्सप्रेस कर रही हैं और उन्हें रोटी के टुकड़ों को नहीं खाया। और जब दादी की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है, कैरिड अवे किया जाता है, तो वो स्पैरोज फ्लाई अवे, उड़ जाती हैं स्टूडेंट्स, ओके। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर। ध्यान से सीखिएगा, समझिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहेगी, और जो समरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पर भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि समरी पर बेस्ड होंगे, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे। तो देखिएगा,
खुशवंत सिंह ड्रॉज हेयर एन इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह जो राइटर है, जो ऑथर है इस स्टोरी का, वो अपनी दादी माँ का जो चित्रण प्रस्तुत करता है वो काफ़ी रोचक तरीके से उस चित्रण को प्रस्तुत करता है। ही प्रेजेंट्स हर एज ए टेंडर, वो प्रस्तुत करता है उसे, ए टेंडर का मतलब होता है कोमल, लविंग, प्यार करने वाली, एंड डीपली रिलीजियस ओल्ड लेडी, और एक गहराई से धर्म से जुड़ी हुई महिला के रूप में। खुशवंत सिंह कहता है दैट कि हिज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, उसकी दादी अम्मा जो थी वो एक बूढ़ी औरत थी। शी वॉज सो ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी, एंड हर फेस वॉज सो, उसका चेहरा जो था वो इतना रिंकल्ड, रिंकल्ड का होता है स्टूडेंट्स झुर्रियों वाला, दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव, कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता था। सी कुड एवर हैव बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो भी कभी यंग एंड प्रेटी यानी कि जवान और खूबसूरत रही होगी। यानी कि ऑथर को जब ऑथर अपनी दादी को देखता है तो उसको हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो हमेशा से इतनी एज्ड रही है, वो कभी यंग और प्रेटी नहीं रही होगी। उसको विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑथर को कि क्या कभी उसकी दादी यंग और प्रेटी रही थी, ऐसा उसको लगता नहीं है। इट अपियर्ड अनबिलीवेबल, लेखक को काफी अविश्वसनीय प्रतीत होता है। व्हेन सी टॉक, जब वह बातें करती थी, ऑफ द गेम्स, खेलों की, सी यूज्ड टू प्ले इन हर चाइल्डहुड, यानी कि दादी अम्मा जब अपने ग्रैंडसन को बताती थी कि वो बचपन में खेला करती थी, अपने गेम्स के नाम बताती है और वो इस बारे में डिस्कस करती है। देखिए यूज टू का यूज वही होता है स्टूडेंट्स जहाँ कोई भी पर्सन जो स्पीकर होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करता है। तो दादी अपने ग्रैंडसन को बताती है कि वो बचपन में क्या क्या खेला करती थी। हर हेयर वॉज एज वाइट एज स्नो, उसके बाल इतने सफ़ेद थे जैसे कि स्नो होती है, बर्फ होती है, सॉफ्ट फॉलिंग स्नो होती है। सी हैड ए लिटिल स्टूप, स्टूप होता है झुकाव, या आपको इसको कुबड़ बोल सकते हो। तो सी हैड ए लिटिल स्टूप इन हर बैक, उसकी पीठ में, उसकी कमर में जो है एक कूब था, यानी कि झुकाव था, जैसे कि एज के अकॉर्डिंग हो जाता है तो जो बैक होती है उसमें वो बेंट हो जाती है स्टूडेंट्स। शी कुड बी सीन टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि सी कुड बी सीन, ये पैसिव सेंस में काम हो रहा है। सी कुड बी सीन उसको देखा जा सकता था, टेलिंग ये जेरेंड के रूप में काम कर रहा है। द बीड्स होता है मन के, ऑफ हर रोजरी होती है माला, ऑल द टाइम, यानी कि दादी को हर समय अपनी माला जो थी उसकी, उसके मनकों को फेरते हुए देखा जा सकता था। द ऑथर सेज, लेखक कहता है, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो दिखाई देती थी, वो लगती थी विंटर लैंडस्केप, यानी कि शरद ऋतु का जो एक बहुत ही प्राकृतिक सुंदर दृश्य होता है इन द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ियों में शरद ऋतु में जो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है उसकी तरह उसकी दादी माँ दिखाई देती थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, एक्सपेंस का मतलब यहाँ पर होता है विस्तृत, और प्योर वाइट यानी कि विस्तृत, शुद्ध और सफ़ेद, यानी कि वो जो थी काफ़ी उज्जवल थी, विस्तृत, शुद्ध, सफ़ेद। सरेनिटी का मतलब होता है शांत, ब्रीदिंग, यानी कि उनकी दादी माँ ऐसी दिखाई देती थी जैसे कि कोई विस्तृत, शुद्ध, सफ़ेद, शांत, चैन की सांस होती है। पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस यहाँ पर शांति को दिखाया गया, कंटेंटमेंट होता है संतोष, जो कि शांति और संतोष से भरी हुई थी। तो स्टूडेंट्स लेखक यहाँ पर यही कहना चाहता है कि उसकी दादी जो है पहाड़ियों में शरद ऋतु का जो प्राकृतिक सुंदर दृश्य होता है उसके समान उसकी दादी की छवि थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, और एक विस्तृत, शुद्ध, सफ़ेद, शांत, एक चैन की सांस के समान वो थी। पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो काफ़ी शांत और खामोशी से भरी हुई दिखाई देती थी। ए पिक्चर ऑफ द ऑथर्स फादर हंग ऑन द वॉल, यानी कि लेखक के जो दादाजी थे उनकी तस्वीर जो थी दीवार पर लटकी हुई थी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हंग लिखा गया है, यानी कि हैंग इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, हैंग, हंग, हंग, इसका मतलब होता है लटकना या लटकाना, टांगना या टंगना किसी चीज़ का। लेकिन यदि हम हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर वो जो वर्ब है उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, उसका मतलब होता है फांसी देना। ही अपियर टू ओल्ड टू बिलीव दैट ही एवर हैड अ वाइफ, यानी कि ऑथर को अपने दादाजी इतने बूढ़े दिखाई देते थे, उनको विश्वास करना मुश्किल हो जाता था कि क्या कभी उनकी भी वाइफ थी। ही अपियर टू हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, तो लेखक को यही प्रतीत होता था, ऐसा उनको लगता था कि दादाजी तो हमेशा से ही बहुत सारे ग्रैंड सन, ग्रैंड जो चिल्ड्रन हैं उन्हीं के दादा रहे हैं, वो कभी किसी के हस्बैंड नहीं हो सकते थे, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी कोई वाइफ रही हो, उनके बच्चे रहे हो, वो एज के अकॉर्डिंग, उनके लुक के हिसाब से ऐसे दिखते थे ऑथर को कि वो हमेशा से ही दादा ही रहे हैं, उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ रहे हैं। खुशवंत सिंह वॉज ओनली ए चाइल्ड एट दैट टाइम, जब खुशवंत सिंह बच्चा था, His parents had gone to live in the city, उसके पेरेंट्स जो है सिटी चले गए थे वहाँ सेटल होने के लिए। Leaving him
बिहाइंड इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर, उसको उसकी दादी अम्मा के पास वहीं छोड़कर वो वेल सेटल होने के लिए शहर चले गए थे। कौन? ऑथर के पेरेंट्स। सी वुड वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, दादी जो है ऑथर को जब वो बच्चा था मॉर्निंग में उसको उठाती थी और स्कूल के लिए उसको तैयार करती थी। एज सी बाथ एंड ड्रेस्ड हिम, जब वो उसको नहलाती थी और ड्रेस्ड हिम तैयार करती थी, उसको कपड़े पहनाती थी। शी वुड सिंग प्रेयर्स, वह प्रार्थना गाती थी। देखिएगा स्टूडेंट्स, वुड का यूज भी हम तभी करते हैं जब स्पीकर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करता है, और सेकंड फॉर्म का मतलब भी यही होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया गया है, या फिर यूज टू आप यूज़ कर सकते हो। तो जब दादी अम्मा उस बच्चे को उठाती थी, खाना खिलाती थी, ब्रेकफास्ट उसको देती थी, नहलाती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए, और उसमें वो प्रार्थना गुनगुनाती थी। सी होप दैट इन टाइम, उसको आशा थी कि समय आने पर खुशवंत सिंह वुड ऑल्सो कम टू लर्न इट बाई हर्ट, कि खुशवंत सिंह जो है ये जो प्रार्थना वो गुनगुना रही है उनको याद कर लेगा, समझ लेगा, जुबानी उनको याद कर लेगा। बट ही कुड नेवर डू सो, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि खुशवंत सिंह जब बच्चा था तो वो अपनी दादी की प्रार्थना को, प्रेयर्स को सुनता था, क्योंकि उसको जो वॉइस थी, साउंड थी, बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन वो लर्न करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट के बाद स्टेल ब्रेड एंड बटर, यानी कि बासी जो चपाती थी उस पर मक्खन लगाकर वो शुगर को स्प्रेड करके उसको खिलाती थी एक ब्रेकफास्ट में। ग्रैंड मदर वुड एकम्पनी खुशवंत सिंह टू द विलेज स्कूल, और उसकी दादी अम्मा फिर उसको स्कूल लेकर जाती थी, स्कूल तक उसका साथ देती थी। सी वुड कैरी सम स्टेल चपाती, जो वो अपने साथ कुछ बासी चपाती लेकर जाती थी। विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को खिलाने के लिए अपने साथ कुछ स्टेल जो चपाती वो ले जाती थी। द स्कूल वॉज अटैच टू ए टेम्पल, स्कूल जो है मंदिर से अटैच था, यानी कि जहां वो ऑथर पढ़ता था वो स्कूल और मंदिर एक दूसरे से अटैच थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन देयर वेरांडा, जब बच्चे अपने बरामदे में बैठे होते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो अल्फ़ाबेट वर्णमाला गुनगुना रहे होते थे, और द प्रेयर, यानी कि प्रेयर वो गुनगुना रहे होते। इन द कोर्स का मतलब होता है मिलकर, समूह गान कर रहे होते। ग्रैंड मदर वुड रीड रिलीजियस बुक्स, उस समय दादी माँ जो थी, रिलीजियस बुक्स का मतलब क्या है, धार्मिक किताबें पढ़ रही होती थी। इन द टेम्पल, मंदिर में, जिस समय वहाँ ऑथर जो है बच्चों के साथ बैठकर वो प्रेयर गुनगुना रहा होता था, या फिर अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला है उनको सिंगिंग कर रहा होता था, तो उसी समय जो टेम्पल जो उसके साथ अटैच था स्कूल के साथ, तो वहाँ उसकी दादी माँ जो रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबें हैं, मंदिर में बैठकर वो पढ़ रही होती थी। सी वुड वॉक बैक होम विद खुशवंत सिंह, और वह खुशवंत सिंह के साथ वापस घर आती थी, उसको लेकर वहां से वापस आती थी। व्हेन द स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल का जो टाइम पूरा हो जाता था तब वो उसको लेकर घर आते थे। ऑन देयर वे, अपने रास्ते पर, बैक वापस आते समय, दे वुड थ्रो चपातीज टू द विलेज डॉग्स, और वे जब वो वापस आते थे वहां से, दादी टेम्पल से और वो बच्चा स्कूल से, तो जब वो दोनों इकट्ठे आ रहे होते थे तो वो जो डॉग्स, जो विलेज डॉग्स थे, जो स्ट्रे डॉग्स थे, उनको वो चपाती फेंकते थे। व्हेन हिज पेरेंट्स वर वेल सेटल्ड इन द सिटी, जब उसके माता पिता उतर के वहां शहर में वेल सेटल, पूरी तरह सेटल हो गए, खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट टू लाइव विद देम, तब खुशवंत सिंह और उसकी जो दादी अम्मा थी वो दोनों शहर में रहने के लिए चले गए, यानी कि पेरेंट्स ने उनको वहां बुलवा लिया था। ओके, खुशवंत सिंह ज्वाइंट एन इंग्लिश स्कूल, उस समय खुशवंत सिंह ने इंग्लिश स्कूल को ज्वाइन किया। हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक मैनी थिंग्स, उसकी दादी अम्मा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको वो पसंद नहीं करती थी। खुशवंत सिंह ने उसमें जो स्कूल ज्वाइन किया था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था स्टूडेंट्स, और उसके दादी अम्मा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि खुशवंत सिंह जो था, उसका जो ग्रैंडसन था, कि वो इंग्लिश स्कूल में जाए, राइट, क्योंकि वो उसका मानना था कि वहाँ जो है गॉड के बारे में नहीं बताया जाता, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, तो ये चीज़ें उसको पसंद नहीं थी। देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी स्टोरी का जो है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टॉट इन दिस स्कूल, इस स्कूल में वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी जो दादी को पसंद थी, और वही चीज़ें मैक्सिमम पढ़ाई जा रही थी जो दादी को पसंद नहीं थी। दो सी स्टिल शेयर द रूम विद खुशवंत सिंह, हालांकि सी स्टिल शेयर, वह अब भी शेयर करती थी द रूम, कमरा, विद खुशवंत सिंह, यानी कि खुशवंत सिंह और उसकी दादी अम्मा अब भी एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरे में सोते थे। सी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज लेसन्स, अब दादी जो है अपने ग्रैंडसन की हेल्प नहीं कर पाती थी उसके लेसन्स में, उसकी पढ़ाई में, क्योंकि जब उसकी पढ़ाई थी वो उस समय जो गांव में था तो वो नॉर्मल पढ़ाई थी, स्टूडेंट्स उसकी गॉड के बारे में बताते थे, स्क्रिप्चर्स के बारे में उसको बताते थे, अल्फ़ाबेट उसको पढ़ाए जाते थे, लेकिन अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आने के बाद वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती है। सी नो लॉन्गर वेंट विद हिम टू हिज स्कूल, अब वह लंबे समय तक उसके साथ स्कूल भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो जो है मोटर बस में जाता है।
इन ड्यू कोर्स खुशवंत सिंह वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, यानी कि अगली जो पढ़ाई है उसकी, जो हायर एजुकेशन जो उसकी वो करने वाला है, तो उसके लिए खुशवंत सिंह को यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। ही वॉज देन गिवन ए रूम ऑफ हिज ऑन, अब उसको अलग से उसका सेपरेट रूम मिल गया था उसको पढ़ाई करने के लिए और सोने के लिए। एंड दस, और इसी प्रकार से द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम, उनके बीच में जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, यानी कि ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के, वो भी क्या है, स्नैप्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से टूट गया था। ग्रैंड मदर बिगेन टू पास हर टाइम, अब दादी अम्मा ने बिगिन शुरू किया टू पास करना, व्यतीत करना, हर टाइम अपना समय, एट स्पिनिंग व्हील, यानी कि व्हील पहिया होता है, स्पिनिंग होता है घुमाना, यानी कि चरखे पर वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अब दादी का टाइम स्पेंड होता था चरखे पर। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर बाद में, डिड सी रिलैक्स ए लिटिल, वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती थी। व्हेन सी फेड स्पैरो, जब वह चिड़ियों को खाना खिलाती थी। विद लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े वो डालती थी उनको, तब उसको रिलैक्स मिलता था। अब दादी माँ का टाइम स्पेंड करने का जो तरीका है स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया है कि स्पैरोज को फेड करना और जो है स्पिनिंग व्हील पर काम करना, तो उसके लिए जो इंटरेस्टिंग है उसका काम हो गया था टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि अब जो लेखक है वो अपनी दादी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, अब उसको सेपरेट रूम मिल गया था, वो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा था अपनी। द स्पैरोज ऑल्सो सिम्ड, यानी कि जो चिड़ियाएँ थी वो भी दिखाई देती थी, टू फील, महसूस करते हुए, क्वाइट, बिल्कुल, एट होम इन हर कंपनी, यानी दादी अम्मा के साथ वो भी इतनी घुल मिल गई थी कि काफ़ी वो कंफर्ट महसूस करती थी, काफ़ी वो खुश दिखाई देती थी दादी अम्मा उनके साथ। सम ऑफ द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर शोल्डर्स, यानी कि सम ऑफ द बर्ड्स, कुछ जो पक्षी थे, वुड सिट, बैठ जाते थे, ऑन हर शोल्डर्स, उसके कंधों पर, एंड इवन ऑन हर हेड, और उसके सिर पर, यानी कि जो वो चिड़ियाएं थी, जो स्पैरोज थी, उनका इतना लगाव हो गया था दादी अम्मा से कि जब वो उनको छोटे छोटे जो क्रम्स देती थी, यानी कि बिट्स ऑफ ब्रेड जिनको आप बोल सकते हो, उनको डालती थी, तो वो कुछ चिड़ियाएं जो थी वो दादी के शोल्डर्स पर बैठ जाती, कुछ दादी के हेड पर बैठ जाती थी। खुशवंत सिंह डिसाइडेड टू गो एब्रॉड, खुशवंत सिंह ने फैसला किया, डिसाइड किया, टू गो, जाना एब्रॉड, यानी कि स्टूडेंट्स एब्रॉड यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, तो खुशवंत सिंह ने कहाँ जाने का फैसला किया, एब्रॉड, तो वेयर का आंसर आ रहा है, तो ये एडवर्ब है। फॉर फर्दर स्टडीज, यानी कि अतिरिक्त पढ़ाई के लिए अब खुशवंत सिंह विदेश जाना चाहता है। देखिएगा, फार्दर होता है फिजिकल डिस्टेंस के लिए, कोई दूरी तय करना, लेकिन फर्दर होता है नॉन फिजिकल डिस्टेंस, तो आगे की पढ़ाई के लिए खुशवंत सिंह विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। ही वॉज टू बी अवे फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वो 5 साल के लिए उसे दूर जाना था। हिज ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन, उसकी दादी हमारे रेलवे स्टेशन तक आती है टू सी हिम, और उसे छोड़ने के लिए। खुशवंत सिंह फेल्ट दैट हिज ग्रैंड मदर वुड नॉट लाई, यानी कि खुशवंत सिंह को ऐसा महसूस हुआ कि जो उसकी दादी माँ वुड नॉट लाई, वो नहीं जिएगी, टिल द टाइम, उस समय तक, ही वॉज टू कम बैक, जब उसको वापस आना होगा, जब वो वापस आएगा तो उस समय तक उसकी दादी माँ उसको नहीं मिलेगी, ऐसा उसको लगता था, क्योंकि वो काफ़ी एज्ड हो गई थी। बट दैट वॉज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं हुआ। सी वॉज देयर टू रिसीव हिम, वो वहीं पर थी उसको रिसीव करने के लिए, एट द स्टेशन, जब वो 5 ईयर्स कंप्लीट करके वहाँ हायर एजुकेशन लेकर आया, तो उसने देखा कि दादी अम्मा रेलवे स्टेशन पर उसको रिसीव करने आई थी। वैन ही केम बैक, जब वापस आया, सी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग, उसने सेलिब्रेट किया, यानी कि स्वागत किया, हिज होम कमिंग, उसके घर आने का, इन हर ऑन वे, अपने तरीके से, अपने ढंग से। सी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराने ड्रम को लिया, एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जब योद्धा जो है विक्ट्री प्राप्त करके वापस लौटते हैं, रणभूमि से अपने घर लौटते हैं, तो जो उनके घर पर स्वागत होता है, तो उसी प्रकार से जो वॉरियर्स होते हैं उनकी तरह स्वागत किया गया। दादी माँ ने एक ओल्ड ड्रम लिया, आसपास की महिलाओं को इकट्ठा किया और सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया। सी केप्ट सिंगिंग, वह गाती रही, एंड बीटिंग द ड्रम, और ढोल को पीटती रही, फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी घंटों तक वो ये सब चलता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, ग्रैंड मदर फेल इल, दादी माँ जो है बीमार पड़ गई। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फेल लिखा गया है, यानी कि फाल, हमारे पास जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव 2 टाइप्स का होता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो डूइंग होती है, इसमें सब्जेक्ट कोई काम करता है, और जो इंट्रांजिटिव होता है वो हैपनिंग होता है, जिसमें काम हो जाता है। तो देखिए, फाल जो होता है गिराना, यानी कोई उस काम को करता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। फेल जो है ये एक डूइंग वर्ब नहीं कहेंगे इसको, एक हैपनिंग है, यानी कि गिरना, अपने आप वो चीज़ हो जाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगली प्रातः दादी माँ बीमार पड़ गई। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, दैट इट वॉज ओनली ए माइल्ड फीवर, ये एक हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने कहा, एंड वुड सून को, और ये जल्दी ठीक हो जाएगी। बट ग्रैंड मदर न्यूज के, तो दादी माँ जानती थी दैट की हर एंड वॉज न्यूज का अंत नजदीक था। सी ले पीसफुली इन बेड, वो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ये ले यहाँ लिखा गया है,
ये भी काफ़ी कंफ्यूज करने वाली वर्ब है। यानी कि हमारी जो वर्ब होती है लाई, LIE, लाई, लाइड, लाइड, ये एक वर्ब है। सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी मैंने बताया आपको, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। और एक वर्ब एक सेम होती है LIE, लाई, लाई, ले, लेन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि लेटना। ओके यानी कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक हैपनिंग्स में सिचुएशन होती है। और एक होता है स्टूडेंट्स ले, लेड, लेड, यानी कि उसमें किसी चीज़ को रखना होता है, लिटाना होता है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती है, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ले ये आपकी सेकंड फॉर्म है। सी ले पीसफुली इन बेड, वो शांतिपूर्वक बेड पर लेटी हुई थी। प्रेइंग एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी माला जो थी मन को की उसको वो टेलिंग कर रही थी, फेर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। सी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट द रिमेनिंग मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ, दादी जो है बिल्कुल नहीं चाहती थी वेस्ट करना। रिमेनिंग मोमेंट्स क्या होता है, बचे हुए पलों को, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के, इन टॉकिंग टू एनीबडी, यानी कि जो ऑथर है उनके पेरेंट्स थे वो दादी अम्मा से बात करना चाहते थे, लेकिन दादी अपने बचे हुए पलों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती थी। क्वाइट सडनली, तो अचानक क्या हुआ, द रोजरी फेल फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से जो तो माला थी स्टूडेंट्स जो मन को की वो गिर जाती है। सी हैड ब्रीथ्ड हर लास्ट, और उसने अपनी आखिरी सांस ली। देखिएगा BREATH, ब्रेथ अगर हम बोलते तो वो नाउन होता है सांस, और BREATHE ब्रीथ जो होता है वो होता है सांस लेना, ये इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है, राइट। सी हैड ब्रीथ्ड हर, उसने चैन की सांस ली, यानी कि उसने अपनी आखिरी सांस ली। हर बॉडी वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, उसकी बॉडी को जमीन पर रख दिया गया। एंड कवर्ड विद रेड श्राउड, और उसको लाल कफन से ढक दिया गया। आफ्टर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर हर फ्यूनरल, यानी कि उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के बाद, दे वेंट टू हर रूम, वे उसके रूम में गए, टू फैच हर बॉडी, उसकी बॉडी को लाने के लिए। फॉर द लास्ट जर्नी, यानी कि उसकी अंतिम यात्रा के लिए, उसकी बॉडी लेने के लिए जब वो जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, यानी कि हजारों की संख्या में जो चिड़िया थी, यानी काफी सारी जो स्पैरोज थी, हैड ऑलरेडी गैदर्ड इन द वेरांडा, यानी कि बरामदे में बहुत सारी जो स्पैरोज थी वहां इकट्ठी हो गई थी। एंड इन हर रूम, और उसके रूम में राइट अप ठीक टू हर डेड बॉडी, उसकी बॉडी के पास वो बैठी हुई थी। द बर्ड्स वर ऑल साइलेंट, सभी जो चिड़ियाएं थी, पक्षी थे, वो सभी साइलेंट थे। एंड देयर वॉज नो चर्पिंग, और वहां कोई चहचाहट नहीं थी। द राइटर्स मदर, लेखक की जो माता थी, ब्रॉट लाई वो सम ब्रेड, कुछ रोटी लाई, ब्रोक इट इनटू बिट्स, और उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियों के सामने फेंक दिया। द स्पैरोज डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द क्रम्स, जो रोटी के जो छोटे छोटे टुकड़े उसकी माता ने फेंके, तो स्पैरोज ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पे नो अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन द ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी वॉज टेकन अवे, जब दादी माँ की डेड बॉडी को ले जाया जाता है, द स्पैरोज फ्लीव अवे क्वाइटली, तो चिड़ियाँ जो थी वो स्पैरोज थी वो चुपचाप उड़कर दूर चली जाती है। यानी कि स्टूडेंट्स जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनका भी काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है ह्यूमन बींग के साथ, यदि इनको कोई अफेक्शन देता है, प्यार देता है। ऐसा नहीं है कि बर्ड्स जो है इनके अंदर फीलिंग नहीं होती है, समझ नहीं सकते लॉ को, अफेक्शन को ये नहीं समझ पाते, ऐसा कुछ नहीं है। यदि इंसान इनको अफेक्शन देता है, स्नेह देता है, तो डेफिनेटली ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स पर। आशा करता हूँ आपको ये जो डिटेल्ड समरी थी आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad, यानी कि थ्री फेजेस, तीन चरण बताने हैं आपको ऑथर्स रिलेशनशिप, ऑथर के संबंध के, विद हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी अम्मा के साथ, बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री, यानी कि देश को छोड़ने से पहले, टू स्टडी अब्रॉड, यानी कि जब लेखक जो है अपनी फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहता है, तो वो अब्रॉड जाने से पहले, अपने देश को छोड़ने से पहले दादी अम्मा के साथ जो उसके रिलेशन था, जो पायस रिलेशन था एक ग्रैंड मदर ग्रैंड सन का, उसको उसके जो थ्री फेजेस आप उसके बताइए। आंसर देखिएगा, द फर्स्ट फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप इज इन द विलेज, पहला जो फेज शुरू होता है वो गांव में शुरू होता है। सी वेक्स हिम अप इन द मॉर्निंग, से वो उसको प्रातः जगाती थी। सी गेट्स हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए उसको तैयार करती थी। सी गिव्स हिम ब्रेकफास्ट टू ईट, उसको खाने के लिए ब्रेकफास्ट में वो चपाती देती थी बटर उस पर लगा के। द सेकंड फेज ऑफ द रिलेशनशिप बिगिंस, जो दूसरा फेज है जो उनके रिलेशनशिप का वो शुरू होता है व्हेन द ऑथर ज्वाइंस एन इंग्लिश स्कूल, जब ऑथर इंग्लिश स्कूल को ज्वाइन करता है इन द सिटी, शहर में वो चले जाते हैं। नाउ द ऑथर गोज टू स्कूल इन अ मोटर बस, यानी कि जो सेकंड फेज है स्टूडेंट्स वो तब शुरू होता है जब वो जो ऑथर और उसकी मदर जो है, जब वो ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर शहर चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको बुला लेते हैं, ऑथर जो है अब इंग्लिश स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, शहर का जो इंग्लिश स्कूल है, और उसको मोटर बस में वहाँ जाना पड़ता है।
द थर्ड फेज कम्स, तीसरा फेज आता है व्हेन, जब सी लर्न्स, उसको पता चलता है दैट कि द ऑथर इज लर्निंग म्यूजिक एट स्कूल, की ऑथर जो है स्कूल में उसको म्यूजिक सिखाया जा रहा है, म्यूजिक सीख रहा है। नाउ सी रेयरली टॉक्स टू ऑथर, अब वो ऑथर से बहुत कम बातें करती है, क्योंकि दादी की साइट में, दादी के अकॉर्डिंग जो म्यूजिक स्टूडेंट्स वो एक लो कास्ट कह सकते हो, बेगर्स, हार्लॉट्स पर्सन जो होते हैं उन्हीं के लिए बना है, और इसमें जेंटल पर्सन जो अपर कास्ट वाले म्यूजिक नहीं सीखते, तो इसलिए दादी उससे बहुत कम बात करती है। और दूसरी पॉइंट ये बनता है कि वो इंग्लिश स्कूल में जाता है, दादी उसकी हेल्प नहीं कर पाती उसके लेसन्स में। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, द रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, कारण बताइएगा कि जो ऑथर की जो दादी अम्मा थी वो डिस्टर्ब क्यों हो जाती है, परेशान क्यों जाती है जब ऑथर जो है शहर के स्कूल में जाना शुरू होता है। बिकॉज सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स, तो फर्स्ट पॉइंट बनता है क्योंकि वो उसकी सहायता नहीं कर सकती थी उसके लेसन्स में। देखिए जब वो गांव में पढ़ता था तो उसकी दादी में उसकी हेल्प कर देती थी, जो अल्फाबेट वो पढ़ता था यहाँ पर प्रेड्स को सिखाई जाती थी। लेकिन अब इंग्लिश स्कूल में जो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो ये चीज़ें अब दादी की जो अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती उसकी, राइट। तो सेकंड पॉइंट देखिएगा, दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, अब वो जो स्कूल में, जो अंग्रेजी स्कूल में जाता है, वहाँ जो टीचर्स हैं उसको गॉड के बारे में नहीं बताते हैं, धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, जिससे दादी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, द ऑथर स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन म्यूजिक, और जो ऑथर है उसने शुरू कर दिया था सीखना, प्राप्त करना, लेना लेसन्स इन म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक सीखना उसने स्टार्ट कर दिया था, जो कि दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इन्हीं तीन कारणों की वजह से दादी काफ़ी अपसेट हो जाती है, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। पहला, दादी उसकी हेल्प नहीं कर सकती, काफ़ी उसको जो है डिफ़िकल्ट वो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, देखो डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन दादी की साइड में काफ़ी डिफ़िकल्ट है साइंस पढ़ाना, इंग्लिश वगैरह। और दूसरा पॉइंट ये था कि अब दादी को लगता है कि उसको गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो दादी काफ़ी परेशान हो जाती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर दिया, जबकि दादी मानती है कि म्यूजिक जो है हार्लॉट्स का प्रोफेशन है, ना कि ये जेंटल पर्सन का प्रोफेशन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रीव अप, यानी कि तीन तरीके बताइएगा, तीन जो ढंग बताइएगा जिसमें दादी अम्मा जो है, ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर है, उसने अपना टाइम स्पेंड किया जब ऑथर बड़ा हो गया था। आंसर देखिएगा, सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम, उसने अपना अधिकतर समय व्यतीत किया एट द स्पिनिंग व्हील, यानी कि चरखा चलाकर। सी रिसाइटेड स्क्रिप्चर्स, वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी, गुनगुनाती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद में। सी फेड स्पैरोज, वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। यानी कि टाइम कैसे स्पेंड किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉइंट तो ये रहेगा कि वो स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा पर काम करती, चरखा चलाती थी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो धार्मिक जो ग्रंथ उनको रिसाइट करती थी। और थर्ड पॉइंट क्या है कि दोपहर बाद में वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। इस प्रकार से उन्होंने टाइम अपना स्पेंड किया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड बिफोर सी डाइड, यानी कि वो एक विचित्र तरीका बताइए जिसमें दादी अम्मा का जो बिहेव था वो बदल गया था उसके मरने से पहले। यानी कि जब दादी माँ मरने वाली थी, मरने के नज़दीक थी, तो उसका बिहेव जो बदल गया था, वो किस प्रकार से, क्या उसने रिएक्ट किया, किस प्रकार का रिएक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया था, इसके बारे में आप बताइए। तो इसमें लिखा था कि ग्रैंड मदर सेड, दादी अम्मा ने कहा, हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंत बिल्कुल नज़दीक था। सी सेड, उसने कहा, सी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम, क्यों अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सी ले पीसफुली इन बेड, वो शांति से अपने बेड पर लेट गई थी। सी स्टार्टेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, उसने शुरू कर दिया था प्रेइंग, प्रार्थना करना, एंड टेलिंग हर बीड्स, और मनकों को फेरना स्टार्ट कर दिया था। सुन सिगर हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो लिप्स थे यानी कि जो होठ जो हिल रहे थे वो हिलना बंद हो गए थे, स्टॉप हो गए थे। द रोजरी फेल फ्रॉम हर फिंगर्स, उसकी अंगुलियों से, उसके हाथ से जो माला थी वो गिर गई थी। देर वॉज पीस ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पूरी तरह शांति थी। सी वॉज डेड, वो मर गई थी। तो इस प्रकार का जो एक डिफरेंट, जो एक ऑड वे था उसके मरने से पहले ये हुआ था कि उसने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी, मनकों की माला को फेरना बंद कर दिया था, और माला जो है गिर जाती है, उसके फेस पर काफ़ी शांति थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो, यानी कि उस ढंग को मेंशन कीजिएगा, उस तरीके को मेंशन कीजिएगा जिसमें स्पैरोज ने एक्सप्रेस किया अपना सोरो, दुख। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ऑथर की जो दादी माँ थी वो मर जाती है, तो वो चिड़ियाएं जो थी वो अपना दुख कैसे एक्सप्रेस करती है, इसको आप मेंशन कीजिए। थाउजेंड्स, आंसर देखिए स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, यानी कि हजारों की संख्या में जो चिड़ियाएं थी, केम टू द प्लेस, उस स्थान पर आ जाती है, वेयर, जहां ग्रैंड मदर ले डेड, जहां दादी अम्मा को लेटाया गया था, उसकी डेड बॉडी को रखा गया था। दे वर ऑल वेरी क्वाइट, वे पूरी तरह से बिल्कुल शांत सी चुप थी। दे डिड नॉट चप एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं चेचा रही थी। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स टू देम, लेखक की जो मदर थी, जो उसकी अम्मा थी, उसने
छोटे छोटे कुछ टुकड़े रोटी के उनके सामने डाले। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ देम, स्पैरोज ने उनको बिल्कुल नोटिस नहीं किया। दे फ्लीव क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई। व्हेन द डेड बॉडी वॉज कैरिड अवे, जब दादी अम्मा की जो डेड बॉडी थी उसको ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए, तो वो चिड़िया जो थी, वो स्पैरो जो थी, वो काफ़ी दूर उड़कर चली गई। उन्होंने न किसी टुकड़े को उठाया, यानी कि जो भी बीट्स ऑफ ब्रेड डाले गए थे तो उन चिड़ियों ने उनको बिल्कुल नोटिस नहीं किया। और दादी अम्मा को जब ले जाया जाता है वहाँ से, अंतिम यात्रा उसकी शुरू होती है, तो वो चिड़ियाँ जो थी उड़कर दूर चली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये जो सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक हॉर्नबिल का जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है, रिटन बाय खुशवंत सिंह, एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया उसने अपनी दादी अम्मा के साथ, उसका रिलेशन था जो पाई से रिलेशन था उसके बारे में बताया है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ और मैं ये बात श्योरिटी से कहता हूँ कि यदि आप कंप्लीटली स्टार्टिंग टू एंडिंग इस वीडियो को इंटेंशनली, कॉन्शियसली और वॉचफुली फोकस करते हो, इसके मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर और जितने मैंने 6 पेजेस पर डिस्कस किया वो सभी के सभी पेजेस आप समझते हो, और डिटेल्ड समरी को यदि आपने ध्यान से सुना है और इसको अच्छे से वॉच करोगे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर यदि आपको अच्छे से समझ आते हैं, तो स्टूडेंट्स फाइनल पेपर में जब आप अपेयर होगे तो इस चैप्टर में से आप एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ पूरी तरह से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।